जय श्री राम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो फाइनली आप लोगों के डिमांड पर मैं लेकर आया हूँ कैंपिंग की 2 हॉरर स्टोरी। और सच बता रहा हूँ, यह स्टोरी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना और कमेंट करके बताना क्या आपको विलेज के स्टोरीज चाहिए। अगर ढेर सारे कमेंट आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में विलेज के स्टोरीज पर लेकर आऊंगा। तो आइए सुनते हैं आज की ये 2 बिल्कुल खौफनाक कहानियां। सितंबर की ठंडी रात थी। दिल्ली के हौज खास की एक कैफे में 5 दोस्त बैठे थे। कॉफी के कप से भाप उठ रही थी और उनके बीच ट्रिप को लेकर चर्चा हो रही थी। कैफे का माहौल खुशनुमा था, लेकिन इस टेबल पर कुछ और ही चर्चा चल रही थी। एक ऐसी यात्रा की जो शायद उनकी जिंदगी बदल सकती थी। अरे भाई, गोवा मनाली कब तक घूमते रहेंगे, कुछ नया चाहिए। इस बार अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा। वह इस ग्रुप का सबसे जिंदा दिल इंसान था, हर समय मस्ती के मूड में। अच्छा ठीक है, तू ही बता दे भाई कि क्या नया करें, रोहन ने उसे घूरते हुए कहा। रिया, जो अब तक अपने फोन में बिजी थी, अचानक बोल पड़ी। यार, भानगढ़ किला का नाम सुना है, लोग कहते हैं कि वहाँ आज भी आत्माएं भटकती हैं। कबीर, जो हमेशा शांत और गहरे विचारों में डूबा रहने वाला था, उसने पहली बार कुछ दिलचस्पी दिखाई। भानगढ़, वह राजस्थान वाला ना, जहाँ सूरज डूबने के बाद जाने की मनाही है, सिमरन ने कांपते हुए कहा। नहीं यार, मुझे ये सब नहीं, हॉरर फिल्मों तक तो ये सब ठीक है, लेकिन असल जिंदगी में रिस्क लेने का अभी मोड़ नहीं है मेरा तो, रोहन ने मजाक उड़ाते हुए कहा। हो भाई, तो मैडम जी डरती भी हैं क्या, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए आगे कहा। भाई, ये ना एकदम परफेक्ट जगह है, मिस्ट्री, रोमांच, एडवेंचर सब कुछ मिलेगा। सोच, अगर असली में कोई भूत दिख गया तो साहब लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा। ये तो सिमरन अब भी हिचकिचाना, रिया ने उसे समझाते हुए कहा। अरे सिमरन, इतने डरने की क्या बात है, हम दिन में ही घूम कर लौट आएंगे, कोई रात में किले में घुसने वाला थोड़ी ना है। कबीर, जो अब तक चुप था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, उसने धीरे से कहा। हमें जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ घूमने नहीं, बल्कि ये जानने की आखिर वहां ऐसा क्या है जो सदियों से इसे भूतिया बनाता रहा है। उनकी बातों के बीच बाहर हवा तेज हो चुकी थी। कैफे के दरवाजे के पास रखे वाइन ग्लास अचानक खनक गए। सिमरन ने चौंक कर पीछे देखा, मगर कोई नहीं था। क्या यह इत्तेफाक था या कोई संकेत? दिल्ली से राजस्थान का सफर तकरीबन 5 घंटे का था। सुबह के 8 बजे 5 दोस्त अपनी कार से निकले। ड्राइविंग कर रहा था। रिया पास की सीट पर बैठी थी और बाकी तीनों पीछे थे। रास्ते में हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन सिमरन अब भी अनमनी थी। जैसे जैसे वह भानगढ़ के करीब पहुंचे, माहौल अचानक बदलने लगा। सड़कों पर चहल पहल कम थी और आसपास दूर दूर तक फैले सूखे पेड़ किसी वीरान नगरी का एहसास दिला रहे थे। यार, ये जगह तो सच में डरावनी लग रही है, सिमरन ने धीरे से कहा। अरे यार, तू ओवरथिंकिंग मत कर, सब जगहों का ना ऐसा ही लुक होता है, रोहन ने हंसते हुए बोला। गूगल मैप्स में आखिरी मोड़ दिखाया और अब वे भानगढ़ किले के बिल्कुल करीब थे। सामने एक पुराना टूटा फूटा बोर्ड था जिस पर लाल रंग से लिखा था, सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना सख्त मना है। सिमरन ने पढ़ते ही कहा। यार, मैं कह रही थी ना कि यह कोई नॉर्मल जगह नहीं है। तो अर्जुन ने मजाक उड़ाया। यहाँ दिन में घूमना भी बैन कर देना चाहिए, देखो तो सही कितना सुनसान है। ये तू भी ना यार, सच में सिमरन यार, क्या ही तुझे मैं बोलूं। लेकिन तभी एक स्थानीय वृद्ध उनके पास आया। सफेद दाढ़ी, धूप से जली हुई झुर्रियों वाली त्वचा और आंखों में गहरी चिंता। तुम लोग बाहर से आए हो? उसने धीमे लेकिन सख्त लहजे में पूछा। कबीर ने जवाब दिया। हाँ बाबा, बस किला घूमने आए हैं। उस बूढ़े ने चारों ओर देखा, जैसे ये कंफर्म करना चाहता हो कि कोई और तो नहीं सुन रहा। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, किले के अंदर जाओ, लेकिन सूरज डूबने से पहले यहाँ से निकल जाना, वरना उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। रिया ने मुस्कुराकर पूछा, वरना वरना क्या? बाबा बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, वरना तुम कभी वापस नहीं लौटो। यह एक अजीब सी खामोशी छा गई। इतना कहते ही हवा में ठंडक थी, जबकि यह इलाका गर्मियों में तपने के लिए जाना जाता था। अर्जुन ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा। ठीक है बाबा, आपकी बात मान लेंगे, अब बताइए अंदर जाने का रास्ता किधर है? उस बूढ़े ने उनकी तरफ देखा, फिर धीरे धीरे सिर हिलाकर 6 से किले के दरवाजे की ओर इशारा किया। लेकिन याद रखना, कुछ चीजें देखने की नहीं, महसूस करने की होती हैं, और अगर कुछ अजीब लगे तो वापस मत देखना। ये कहते ही वह मुड़कर चला गया। रिया ने हंसते हुए कहा, ओ हो भाई, पूरी हॉरर फिल्म वाली फीलिंग आ रही है। चलो देखते हैं कि आखिर अंदर क्या है। 5 दोस्त अब किले के दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वे किस अंधेरे रहस्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। भानगढ़ किले के विशाल दरवाजे के आगे खड़े होकर अर्जुन एक लंबी सांस लेता है और हंसते हुए बोलता है, तो दोस्तों स्वागत है। हमारे एडवेंचर में धक्का देने पर दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर अंधेरे से भरी एक वीरान दुनिया दिखाई दी। दीवारों पर उखड़ी हुई ईंटें, जगह जगह पड़ी टूटी मूर्तियां और हवा में एक अजीब सी सीलन की गंध, ये सब मिलकर किसी भूतिया लोक का एहसास दिला रहे थे। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, हल्की हल्की ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराने लगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि बाहर इतनी गर्मी थी, लेकिन किले के अंदर वातावरण बिल्कुल अलग था, ठंडा, भारी और दबाव भरा। रिया ने दीवारों पर हाथ फेरते हुए कहा, यार सोचो, कभी यहाँ राजा महाराजा रहते होंगे, महफिलें सजती होंगी, और आज बस ये खंडार बचे हैं। तो रोहन हंसते हुए आगे बोलता है, और क्या, राजा रानी के साथ साथ उनकी आत्माएं भी यही रह गईं। जैसे ही उसने ये कहा, हवा अचानक और ठंडी हो गई। सिमरन ने कांपती आवाज में कहा, यार तुम लोग मजाक कर रहे हो, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो अर्जुन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा दोस्तों, ये तो है कि डरने वालों के लिए तो भाई पहाड़ों में भी हॉरर प्लेस बन सकता है, डरने वालों की कमी नहीं है हमारे ग्रुप में। लेकिन कबीर अब भी शांत था। उसने दूर खड़े एक बड़े दरवाजे की ओर इशारा किया और कहा, वह देखो, शायद यही मुख्य महल था, चलो अंदर चलते हैं।
जैसे ही वे आगे बढ़े एक अजीब सी सनसनाहट महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। तभी रिया अचानक ठिठक गई। क्या हुआ? रिया की आंखें चौड़ी हो गई थीं। उसने धीरे से कहा, मुझे लगा किसी ने मेरा नाम लिया। ये सुन सभी सन्न रह गए। हवा अब और ठंडी हो गई थी। रोहन ने माहौल को हल्का करने के लिए हंसते हुए कहा, अरे यार रिया, लगता है कि तेरी ही परछाई तुझसे बात कर रही होगी। लेकिन तभी अचानक एक अजीब सी सरसराहट हुई, जैसे किसी ने टूटी दीवारों के पीछे से झांका का हो। सिमरन ने कांपते हुए अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। ये जगह ठीक नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अर्जुन और रोहन अभी भी मस्ती के मोड़ में थे तो अर्जुन ने कहा, अरे अभी तो बस शुरुआत हुई है, हमें सच जानना है कि इस किले में वाकई कुछ है या नहीं। लेकिन दोस्तों, वो ये नहीं जानते थे कि इस किले की सच्चाई जानने की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। किले के अंदर की हवा भारी हो चुकी थी। दीवारों पर लगी काई से अजीब सी सीलन की गम आ रही थी। दूर किसी कोने से चमगादड़ के फड़फड़ाने की आवाज आई, जिससे सिमरन और भी सहम गई। यार ये जगह सच में अजीब है, मुझे बहुत अजीब सा एहसास हो रहा है, सिमरन ने कांपते हुए कहा। अर्जुन ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। तू बस ज्यादा सोच रही है, ये सब हमारा दिमागी वहम होता है, समझी ना। लेकिन तभी अजीब सी सरसराहट हुई। ऐसा लगा जैसे कोई पीछे से गुजरा हो। तो तुम लोगों ने सुना? रिया ने धीरे से बोला। सबने एक दूसरे की ओर देखा। अब तक अर्जुन और रोहन भी मजाक के मोड़ से बाहर आ चुके थे। अचानक कबीर ठिठक गया। वह एक टूटी हुई दीवार के पास खड़ा था और उसकी आंखें कुछ खोज रही थी। कबीर, क्या हुआ भाई? तू किसको देख रहा है? कबीर ने धीरे से दीवार की तरफ इशारा किया। वहां मिट्टी और काई से ढकी हुई एक पुरानी पेंटिंग जैसी कोई आकृति उभरी हुई थी, लेकिन यह कोई आम आकृति नहीं थी। वह एक औरत का चित्र था जिसकी आंखें घोर रही थी। उसकी आंखें किसी भी दिशा से देखने पर ऐसा लग रहा था कि वह बस उन्हीं लोगों को ही घोर रही है। यार ये तो बहुत डरावनी लग रही है, रिया ने धीरे से कहा। यहाँ से चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। सिमरन लगभग रोने जैसी हो गई थी। लेकिन तभी एक जोरदार थक थक की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज किले के अंदर गिरी हो। सभी ने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा अचानक और ठंडी हो गई थी। अर्जुन ने मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की, लेकिन जैसे ही उसने सामने की दीवार पर रोशनी डाली, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। दीवार पर हल्की नमी से लिखा था, चले जाओ वरना जिंदा नहीं बचोगे। ये देखकर और पढ़कर सभी की सांसें अटक गई। ये किसी पुराने धब्बे की तरह नहीं लग रहा था, ये बिल्कुल ताजा लिखा गया था। सिमरन ने रोते हुए कहा, मैंने कहा था ना, ये जगह ठीक नहीं है, हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अचानक दरवाजे के पीछे किसी ने मजबूती से दस्तक दी। दरवाजे के पीछे से आती तेज दस्तक ने सभी की सांसें रोक दी। अर्जुन ने धीरे से टॉर्च की रोशनी दरवाजे की ओर घुमाई। दरवाजा हिल रहा था जैसे किसी ने जोर से धक्का दिया हो। कौन है वहां? रोहन ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड तक सब सन्न खड़े रहे। फिर अचानक दरवाजा अपने आप धीमे धीमे चरमरा हुआ खुलने लगा, लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं था। अब तक सिमरन लगभग रोने वाली थी। मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं बाहर जा रही हूँ। वो पीछे मुड़ी और भागने लगी। कबीर ने उसे रोका। अरे रुको सिमरन, अगर कुछ गलत है तो हमें इसे समझना होगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी एक धीमी आवाज आई, तुम लोग अभी तक यही हो। सबने पीछे मुड़कर देखा। वही बूढ़ा आदमी जो उन्हें किले के बाहर मिला था अब उनके पीछे खड़ा था। लेकिन उसने अंदर आने का रास्ता कब और कैसे पार किया? उसकी आंखों में डर था। उसने धीमे लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, तुम लोग नहीं जानते कि तुमने क्या कर दिया। मतलब हमने क्या कर दिया? अर्जुन ने हकला हुए कहा। उस बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, भानगढ़ का ये किला सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये एक श्रापित जगह है और तुमने यहाँ आकर उसे जगा दिया। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। किसकी बात कर रहे हो आप? रिया ने धीरे से पूछा। उस बूढ़े आदमी ने चारों ओर देखा, जैसे अब यह दोबारा कंफर्म कर रहा हो कि कोई और सुन ना रहा हो। फिर उसने कहना शुरू किया, सदियों पहले इस किले में रानी रत्नावती रहती थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि पूरे राज्य में उसकी सुंदरता की चर्चा थी। लेकिन एक दिन एक तांत्रिक सिंघिया उस पर मोहित हो गया। तांत्रिक बूढ़े ने सिर हिलाया। हाँ, वह काले जादू का उस्ताद था। उसने रानी को पाने के लिए एक मंत्रमुग्ध इत्र तैयार किया, लेकिन रानी को उसकी साजिश का पता चल गया। उसने वह इत्र एक पत्थर पर डाल दिया और जैसे ही सिंघिया ने उसे छुआ, वह पत्थर उसके ऊपर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। तो फिर बाबा, कहानी तो यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी ना? ये सुन बूढ़े की आंखें चमक उठी नहीं मरते वक्त सिंधिया ने किले और पूरे राज्य को श्राप दे दिया। उसने कहा, यह किला कभी आबाद नहीं रहेगा और जो कोई भी यहाँ रात में रहेगा वह कभी लौटकर नहीं जाएगा। अब तक रोहन और अर्जुन की भी हंसी गायब हो चुकी थी, पर यह सब तो एक कहानी ही तो है ना। अर्जुन ने डर को छुपाते हुए कहा। बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया। अगर यह सिर्फ कहानी होती तो फिर अब तक जो यहाँ रात में गया वह वापस क्यों नहीं लौटा? यह सुनते ही एक अजीब सी ठंडक हवा में फैल गई। लेकिन तभी पीछे किसी दीवार पर हल्की सरसराहट हुई। सबने एक साथ पलटकर देखा। अंधेरे में एक परछाई हिल रही थी। सभी की आंखें दीवार पर उस परछाई पर जम गई। हवा बिल्कुल ठंडी हो गई थी और सन्नाटा ऐसा कि दिल की धड़कनें भी साफ सुनाई दे रही थी। कौन है वहां? रिया ने कांपती हुई आवाज में पूछा। ये सुनते ही परछाई एकदम शांत हो गई। कुछ सेकंड तक ऐसा लगा जैसे वह वहीं खड़ी है, लेकिन फिर वह धीरे धीरे हिलने लगी। सिमरन का हाथ कबीर के कंधे पर कस गया। हमें यहाँ से जाना चाहिए, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर टैट की रोशनी उस ओर डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सभी ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी, छोड़ो, यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। एक धीमी पर गहरी आवाज गूंज उठी। आवाज कहीं दूर से नहीं बल्कि उनके ठीक पीछे से आई थी। सभी ने झटके से पीछे देखा। वही बूढ़ा आदमी जो कुछ सेकंड पहले उनके सामने खड़ा था, अब वो गायब हो चुका था। यार भाई, ये सब क्या हो रहा है? वह बूढ़ा आदमी कहाँ गया?
रोहन ने घबराते हुए कहा। तभी अर्जुन को कुछ महसूस हुआ। उसके कंधे पर किसी ने हल्के से हाथ रखा था, ठंडा बर्फ जैसा ठंडा। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और फिर उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई, क्योंकि उसके ठीक पीछे एक काली आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, पर उसकी आंख गहरी लाल और जलती हुई अर्जुन को बस घोरे जा रही थी। अर्जुन चीख भी नहीं पाया। उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई हो। लेकिन जैसे ही बाकी दोस्तों ने पीछे मुड़कर देखा, वह परछाई अचानक गायब हो गई। अर्जुन एक झटके से पीछे हटा और जमीन पर गिर पड़ा। भाई वो यहाँ थी, मैंने उसे देखा, लेकिन किसी और ने कुछ नहीं देखा था। कबीर ने अर्जुन को सहारा देख उठाया। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, अब मुझे भी डर लग रहा है। रिया, सिमरन और रोहन पहले ही भागने को तैयार थे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा खुद ब खुदा दूर किसी गहरे कोने से एक हंसी सुनाई दी। बिल्कुल हल्की लेकिन बेहद डरावनी हंसी, जैसे किसी ने उनके आने का इंतजार किया था और अब वह खेल शुरू हो चुका था। दरवाजा जोर से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हुआ था। चारों ओर गहरी अजीब सी खामोशी छा गई। सिमरन दीवार से चिपक गई। उसकी आंखों में आंसू थे। नहीं, हमें यहां से बाहर निकालो, कोई तो हमें यहां से बाहर निकालो। रोहन ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया। ये फंसा हुआ है भाई, कोई इसे ढके में मदद करो। अर्जुन अभी भी कांप रहा था। उसकी आंखें वहीं थीं जहां उसने उस काली आकृति को देखा था। कबीर उसके पास आया। अर्जुन, तुझे क्या हुआ था? तूने किसको देखा था? अर्जुन की सांसें तेज थीं। उसने कांपते हुए कहा। वह मेरे ठीक पीछे थी। उसका चेहरा नहीं था, पर उसकी आंखें लाल जैसे आग में जल रही हो। भाई, फिर रिया ने घबरा कर कहा, हमें कुछ करना होगा, यहां से निकलना ही होगा। लेकिन तभी फिर से वही हंसी गूंज उठी। इस बार ये पास से आई थी। बहुत पास से टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई गई, लेकिन किले के अंदर का अंधेरा हर चीज को निगल रहा था। और फिर दीवारों पर परछाइयां बनने लगी। वे किसी एक रोशनी की वजह से नहीं थी। वे खुद ब खुदा सिमरन का शरीर झटका खाकर पीछे की ओर खींचने लगा। उसके दोनों हाथ हवा में छटपटाए, लेकिन जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे खींच रही थी। कबीर और अर्जुन दौड़कर उसे पकड़ने के लिए लपके, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, बिजली की तरह एक ठंडक उनके शरीर में दौड़ गई। एक पल में सिमरन जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन अब उसकी आंखें अजीब सी लग रही थी। वह कांप रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और फिर उसकी आंखें धीरे धीरे काले रंग में बदलने लगी। सिमरन, उठ, तुझे क्या हो गया? रिया ने घबराकर उसका चेहरा हिलाया, लेकिन सिमरन अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आवाज भारी और अजीब हो गई थी। तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब कोई नहीं बचेगा। रिया झटके से पीछे हटी। ये क्या हो रहा है? तुझे क्या हो गया है? लेकिन रन ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थी। उसकी हड्डियां चरमरा की आवाज के साथ टेढ़ी हो रही थी। फिर अचानक वह जोर से चीखी। ये आवाज इंसानों की नहीं थी, यह किसी गहरी और शैतानी ताकत की थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे सबकी आत्मा कांप गई। सिमरन की चीख इतनी भयानक थी कि किले की दीवारें तक कांप उठी। हवा में अजीब सी घुटन फैल गई। अर्जुन, कबीर और रोहन बिल्कुल स्तंभ खड़े थे, जबकि रिया ने डर के मारे दीवार पकड़ ली। सिमरन के होंठ अजीब तरीके से हिल रहे थे, जैसे कोई और उसके अंदर से बोल रहा हो। तुम सब मर चुके हो। उसकी आवाज अब गहरी और दोहरी हो गई थी, एक लड़की की और दूसरे किसी अज्ञात शक्ति की। कबीर ने हिम्मत करके आगे बढ़ते हुए कहा, सिमरन, हमें डरा, ये सब क्या हो रहा है? सिमरन की काली आंखें अब कबीर पर जम गई और फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसने सबका खून जमा दिया। कबीर, तूने उस रात पूजा नहीं की थी ना? अब देख मौत तेरी तरफ आ रही है। ये सुन कबीर के चेहरे पर घबराहट आ गई। कौन सी पूजा की बात कर रही हो? ये सुन सिमरन की आंखें लाल हो गई। वही जो तुम्हारे दादा किया करते थे, वो जैसे ये श्राप तुम्हारी रगों में बह रहा है। अर्जुन ने घबरा कर कहा, सिमरन को कुछ हो गया है, हमें उसे यहाँ से बाहर ले जाना होगा। लेकिन तभी रिया जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें भी धीरे धीरे काली होने लगी थी। रोहन बुरी तरह कांप उठा। ये क्या हो रहा है भाई? हम बुरी तरह फंस चुके हैं। तभी किले की दीवारों पर एक अंधेरा फैलने लगा, जैसे कोई काली धुंध चारों ओर छा रही हो। अब कोई बाहर नहीं जाएगा। वही भारी आवाज फिर से गूंजी। सिमरन और रिया अब दोनों ही काले धुएं से घिरने लगी। उनकी हड्डियां अजीब तरीके से मुड़ रही थी और फिर दरवाजे के ठीक सामने एक परछाई उभरी, लंबी, डरावनी, और उसकी आंखें जलती हुई लाल। ये वही था, सिंघिया, श्राप देने वाला तांत्रिक, जो अब भी इस किले में बसा हुआ था। अब बारी तुम्हारी है। कबीर, अर्जुन और रोहन ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। और तभी किले के अंदर का माहौल अब और भी भयावह हो चुका था। चारों ओर अजीब सी आवाजें, जलती हुई आंखें और हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। सिंघिया की परछाई धीरे धीरे सामने आई। उसकी लंबी और भयानक आकृति हवा में एक अजीब सी गंध छोड़ रही थी, जैसे सड़े गले मांस की बदबू। कबीर, अर्जुन और रोहन ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर डर बिल्कुल साफ दिख रहा था। अर्जुन घबराते हुए बोला, यह क्या बोल रहे हो तुम? क्या हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते? सिंघिया की आवाज फिर से गूंज उठी। तुम लोग कभी अब बाहर नहीं जा सकोगे, क्योंकि ये किला अब तुम्हारा घर बन चुका है। तुमसे पहले भी बहुत से लोग आए थे, लेकिन किसी ने भी कभी बाहर जाने का रास्ता नहीं पाया। ये सुनकर रोहन ने गुस्से में बोला, नहीं, हमें यहाँ से निकलना है और हम निकल कर दिखाएंगे। लेकिन ये सुनते ही सिंघिया की आंखें चमकी और फिर उसकी हंसी गूंज उठी। तुम सब बेवकूफ हो। तुम लोग नहीं समझ पाए कि यहाँ सिर्फ एक ही रास्ता है। शक और डर को अपने अंदर उतारने से तुम कभी भी निकल नहीं पाओगे। सिमरन और रिया अब पूरी तरह से उस काले जादू के जाल में बंध चुकी थी। उनकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उनकी हड्डियां एक एक करके टूटने लगी। कबीर ने अपनी आत्मा को समेट हुए कहा, हमने क्या किया है? तुम्हारा हमें क्यों नहीं जाने दे रहे हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अर्जुन ने हिम्मत से अपनी टॉर्च को एक बार फिर से झलका दिया, लेकिन उसकी रोशनी जैसे अंधेरे में गुम हो गई।
उसने एक आखिरी बार दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह भी स्थिर हो गया। ये दरवाजा अब कभी नहीं खुलेगा। सिंघिया की परछाई ने धीरे धीरे उन्हें घेर लिया। उसकी कटी फटी आवाज गूंज उठी, तुम लोग अब बाहर नहीं जा सकते, तुम लोग अब यहीं के हो। इसी बीच कबीर ने किसी तरह रिया और रन को जोर से पकड़कर उनका ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन सिमरन और रिया का चेहरा अब बदल चुका था। वे अब इंसान की तरह नहीं रहे थे, वे किले की आत्माओं का हिस्सा बन चुके थे। कबीर, अर्जुन और रोहन पर वह काले जादू की शक्ति चढ़ रही थी। अब उनकी आंखें भी धीरे धीरे बदलने लगी थी। ये जाल पूरा हो चुका था। अर्जुन ने आखिरकार चिल्लाया, हम सब मरने वाले। लेकिन फिर अचानक किले के बाहर एक तेज रोशनी आई, क्योंकि किसी ने बहुत देर से सिंघिया के काले जादू को तोड़ने का प्रयास किया था। लेकिन उस रोशनी के साथ ही किले के अंदर सब कुछ गुम हो गया। ये क्या था? क्या सच में उनका अंत हो चुका था, या कोई और शक्ति उन्हें बचाने आई थी? लेकिन किले की दीवारों में अब कुछ नहीं था, न वह आत्माएं, न वह खौफनाक शक्ति, न वो श्राप। और फिर किले के अंदर की हवा साफ हो गई, लेकिन बाहर की सर्दी अब और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अर्जुन, कबीर और रोहन अब पूरी तरह से थक चुके थे। वे किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। क्या वे किले से बाहर निकल पाए थे? क्या वे अब भी सुरक्षित थे, या फिर यह सब एक लसिन था? सवाल अनउलझे थे, और डर के साए में किला फिर से वीरान हो गया। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन याद रखना, कभी कभी डर केवल हमारी आंखों के सामने नहीं होता, वह हमारी आत्माओं के भीतर भी छुपा होता। प्रशंसा है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं दूसरी कहानी। ये एक ऐसी खौफनाक सच्ची घटना है जो हमारे सब्सक्राइबर के साथ घटी थी। ये कहानी पाकिस्तान के एक ऐसे दूर दराज इलाके की है जहां इंसान तो क्या, जंगली जानवर भी कम ही जाते हैं। 3 दोस्त आदिल शान और फवाद अपनी एक कैंपिंग ट्रिप पर वहां गए थे, लेकिन वह क्या जानते थे कि उनकी यात्रा उनके लिए खौफनाक रहस्य लेकर आएगी। ये दोस्तों कहानी बिल्कुल सच्ची है और हमारे सब्सक्राइबर की तरफ से हमें ये बताई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात उन दिनों की है जब आदिल शान और फवाद 3 दोस्त अपने कॉलेज के दिन खत्म कर छुट्टियों का आनंद लेने के लिए पाकिस्तान के एक सुनसान इलाके में ट्रैकिंग के लिए निकले। उनका उद्देश्य था कि कुछ दिन जंगल में कैंपिंग करेंगे और रात के अंधेरे में जंगल की सच्चाई जानेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये ट्रिप उनके लिए एक भूतिया और डरावनी याद बन जाएगी। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर आगे बढ़े, शान को यह महसूस हुआ कि यहाँ कुछ तो है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, सब लोग हंस खेल रहे थे, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें यह एहसास होने लगा कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। शान को लग रहा था जैसे किसी की नजरें उन पर थीं। आदिल और फवाद इसे सिर्फ जंगल का असर समझते हुए नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन शान की घबराहट बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब वे एक छोटे से झरने के पास कैंप सेट कर रहे थे, तब आदिल को पहली बार महसूस हुआ कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसने आसपास देखा और शान से कहा, क्या तुमने भी महसूस किया? कोई तो है जो हमें देख रहा है। शान ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, तुम्हारे दिमाग का खेल है और कुछ भी नहीं है। लेकिन आदिल के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। ये बातें उन तीनों के मन में कुछ छुपी हुई घबराहट का कारण बन गई, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सबने इसे बस जंगल के असर के रूप में लिया और धीरे धीरे फिर से अपनी रात का आनंद लेने में लग गए। लेकिन क्या ये सिर्फ उनके दिमाग का खेल था, या फिर कोई और छुपा हुआ खतरा था? रात के लगभग 2 बजे के आसपास शान अचानक किसी आवाज से जगा। ये कोई सामान्य आवाज नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुस आया हो, चले जाओ यहाँ से। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसे घबराहट का एहसास हुआ। क्षण ने फिर अपनी आंखें खोली और आसपास देखा, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था और हवा की आवाजें। उसने आदिल और फवाद को हल्के से झंझरा, क्या तुमने कुछ सुना भाई? लेकिन आदिल और फवाद गहरी नींद में थे। शान ने सोचा कि शायद यह उसकी नींद का असर था। अरे कुछ भी नहीं है, उसने खुद से कहा और फिर से सोने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह फिर से आंखें बंद करता है, उसे वहीं फुसफुसाना देती है। यह आवाज अब और करीब से आ चुकी थी। वह फिर से चौंकता है और इस बार उसे महसूस होता है कि कोई उसे घूर रहा है। उसने डर के मारे अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा, और तभी शान को कैंप के पास कुछ हलचल सुनाई देती है। दूर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। वो चुपचाप सुनता रहा, लेकिन जब उसने आदिल और फवाद को उठाने की कोशिश की तो दोनों फिर भी सो रहे थे। अब शान को डर लगने लगा था, क्या यह मेरा भ्रम है या फिर सचमुच यहाँ कुछ है? तभी अचानक फवाद की नींद खुल जाती है। वह बड़बड़ा हुए कहता है, क्या तुम दोनों ने सुना? शान और आदिल की घबराहट अब उनकी आंखों से साफ झलक रही थी। यह आवाज फिर से सुनाई देती है। अब शान के मन में शक और डर दोनों बढ़ चुके थे। तीनों अपने आप में घबराए हुए थे, लेकिन फिर भी वे इस रहस्य को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे। शायद यह जंगल के अजीब से आवाजों का असर था, लेकिन उन तीनों को यह नहीं पता था कि उनका ध्यान हटाने की कोशिश उन्हें और भी बड़ा खतरा लेकर आएगी। एक जो साया जो इस जंगल में था वह उनका पीछा करने वाला था, और यह डर धीरे धीरे उनके दिलों में समा आता जा रहा था। और रात धीरे धीरे और डरावनी होती जा रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उन तीनों का डर और बढ़ने लगा। रात के करीब 3 बजे आदिल और शान दोनों फिर से उठे। इस बार उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अचानक शान ने महसूस किया कि हवा की आवाज के बीच एक और आवाज थी जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ये आवाज कोई इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी और ही तरह की थी, जैसे कोई धीरे धीरे पैरों से कदम बढ़ा रहा हो। लेकिन ये आवाज इंसान की नहीं, बल्कि किसी और की ही थी। फवाद ने घबरा कर कहा, क्या तुम दोनों भी ये सुन रहे हो? आदिल ने कहा, हाँ, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है, लेकिन शायद यह जंगल की आवाज हो। लेकिन शान और फवाद के चेहरे पर डर साफ था।
उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। वे दोनों बाहर की तरफ देख रहे थे जहां घना अंधेरा फैला हुआ था। अचानक शान की नजरें जैसे ही बाहर की ओर गई, उसे लगा कि कोई छाया तेजी से उसके सामने से निकलकर गई हो। ये महसूस करते ही वह अचानक से डर गया और उसने आदिल को आवाज दी। आदिल और फवाद ने देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। शान की घबराहट और बढ़ गई थी। तुमने देखा नहीं? कोई तो था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई परछाई दौड़ते हुए यहाँ से गुजरी हो। यह सुनकर आदिल ने कहा, तुम्हारी आंखों ने धोखा दिया होगा शान, कोई कुछ भी नहीं, यहाँ पे परेशान मत हो। लेकिन इस बार फवाद ने कुछ महसूस किया। वह चुप था, लेकिन उसकी आंखों में डर था। इसी बीच शान ने देखा कि झाड़ियों में कुछ हिलने की आवाज आ रही थी। वह बुरी तरह से डर गया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। तीनों बस खड़े रहे, जैसे कुछ करने की हिम्मत ही नहीं बची थी। धीरे धीरे शान ने महसूस किया कि कैंप के पास एक कटी हुई टहनी हिल रही थी, जैसे किसी ने इन्हें जानबूझकर तोड़ा हो। फिर एक बार शान ने कहा, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए यार, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। लेकिन आदिल और फवाद ने फिर भी इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बेहद धीमे स्वर में उन्हें चेतावनी दे रहा हो, यहाँ से भाग जाओ। ये सुन तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। शान और फवाद की सांसें तेज हो गई हैं और आदिल को भी अब यह समझ में आ गया कि वह सिर्फ भ्रम नहीं था, कुछ तो था। और यह कोई साधारण आवाज नहीं थी। यह आवाज अब उनके दिलों में डर पैदा कर रही थी। जैसे जैसे वह तीनों डर में डूबे हुए कैंप के पास खड़े थे, उन्हें महसूस हुआ कि वह आवाज धीरे धीरे करीब आ रही थी। ऐश और फवाद ने आदिल से कहा, आदिल तुमने कुछ देखा क्या? तुमने किसी को देखा यहाँ पर? आदिल बुरी तरह से डर चुका था, उसकी आवाज कांप रही थी। तभी एक काला साया उन्हें देखता हुआ सामने से गुजरा। वह एक खबीस जिन्न का साया था, जो जंगली दरिंदों की तरह उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। अब उनके सामने यह स्पष्ट था कि यह कोई इंसान नहीं था, यह खबीस जिन्न था और उसके पास इतनी शक्ति थी कि वह इन तीनों को अपनी गिरफ्त में ले सकता था। तीनों दोस्तों के दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी थी। जैसे ही शान ने देखा कि वह काली आकृति उनके पास आ रही है, उसकी चीख निकल गई, हमारी जान खतरे में है या अल्लाह मदद करो। आदिल और फवाद पूरी तरह से कांप रहे थे। अचानक वह साया जो पहले दूर था, अब उनके बिल्कुल पास आ गया था। शान की सांसें तेज हो गईं और वह बुरी तरह से कांपते हुए बोल पड़ा, ये तो खबीस जिन्न है जो हमें पकड़ने आया है। अब यह साया बिल्कुल उनके सामने खड़ा था और अचानक एक भयावह आवाज में बोला, तुम तीनों को अब मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम तीनों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसकी आवाज के साथ एक अजीब सी हवा का झोंका आया जो एकदम घातक था। आदिल और फवाद ने डर के मारे और साये से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दौड़े, हवा ने उनके पैरों को जैसे जकड़ लिया। शान और फवाद दोनों दौड़ते हुए जंगल में भागे, लेकिन आदिल के कदम जैसे रुक गए। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों को किसी ने पकड़ लिया हो। उसने पलट कर देखा तो देखा कि वह काली आकृति अब आदिल के सामने खड़ी थी। आदिल की आंखों में पूरा डर समा चुका था और फिर अचानक आदिल चीखते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो ले। लेकिन वो साया बिना कुछ कहे उसकी तरफ बढ़ा। तभी फवाद ने अपनी पूरी ताकत लगाकर शान को खींच लिया और कहा, भागो शान, नहीं तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। दोनों किसी तरह से बाहर की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही वो जंगल से बाहर निकले, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। जो साया पहले उनके साथ था वह अब अचानक गायब हो गया था। दोनों के दिलों में यही सवाल था कि क्या वे बच गए थे या फिर उनका पीछा अभी खत्म नहीं हुआ था। वह दोनों जंगल से बाहर आए, लेकिन जैसे ही वे अपनी कार के पास पहुंचे, शान ने देखा कि उस काले साये का चेहरा उनके सामने था। वह साया बिल्कुल सामने खड़ा था और शान की आंखों में आतंक साफ था। फिर अचानक वह साया गायब हो गया। ये महसूस करते ही कि वह अब सुरक्षित है, शान और फवाद ने आदिल को ढूंढा, लेकिन आदिल कहीं नजर नहीं आया। उनका दिल तेजी से धड़कता हुआ रह गया। और फिर जो हुआ वह एक बड़ा ट्विस्ट था। शान और फवाद ने सोचा कि आदिल उनसे पहले ही बाहर निकल चुका होगा, लेकिन जब उन्होंने उसे ढूंढने के लिए उसकी कार की चाबी देखी तो समझ गए कि आदिल अब उनके साथ नहीं था और वह अब कभी नहीं लौटेगा, क्योंकि वह साया उसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। तभी अचानक एक और आवाज आई, लेकिन इस बार यह शान और फवाद की नहीं बल्कि आदिल की आवाज थी। ये सुन वो दोनों डर के मारे वहीं खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि अब आदिल जिंदा नहीं बचेगा और उस खबीस जिन ने आदिल की आत्मा को कैद कर लिया। आदिल का शव किसी जंगल में पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा कभी भी शान और फवाद को छोड़ने वाली नहीं थी। तुम दोनों अब कभी नहीं बचोगे, तुम दोनों ने मुझे अकेला छोड़ दिया मरने के लिए। दोस्तों, ये कहानी खत्म नहीं हुई। यह वह जगह थी जहां तीनों दोस्तों की जिंदगी बदल गई। क्या आप भी उस खबीस जिन्न से बच सकते हैं, या फिर आप भी कभी जंगल में जाने का सोचेंगे? दोस्तों, इस कहानी के साथ यही कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हर जंगल के भीतर कुछ ना कुछ छुपा हुआ होता है। कभी भी किसी अजनबी जगह पर जाने से पहले उस जगह का इतिहास जरूर जान लेना। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।